आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के 10वां क्लास में एंट्री करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर का मतलब पहले समझ लीजिए। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? जो उत्पादन करता है। जैसे कि आप लोग सुने होइएगा कि फलाने फैक्ट्री में फलाना प्रोडक्ट बनता है, ऐसा आप लोग सुने होइएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर किसी चप्पल फैक्ट्री में चप्पल बनता है तो उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या हुआ? चप्पल हुआ। किसी फैक्ट्री में पनीर बनता है तो उस फैक्ट्री का उत्पाद क्या हुआ? पनीर। उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्टर नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, जो वस्तु बनेगा, उसको प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। और जो उत्पादन करेगा उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। तो अब बताइए, प्रोड्यूसर गैस का मतलब समझे कि नहीं समझे? प्रोड्यूसर गैस का मतलब जो उत्पादन करे। तो भाई अब यहाँ पर है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? यहाँ पर आपको दो गैसों का मिश्रण है। ठीक है। और इसमें दो गैस कौन कौन से सुन लीजिए। पहला है CO। तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही बात है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दूसरा में आपको है नाइट्रोजन, यानी कि N2। क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये प्रोड्यूसर गैस है। कौन सा गैस है? प्रोड्यूसर गैस। बोलने में पीछे नहीं रहिएगा आप लोग। फटाफट से बताइए कि कौन सा गैस के बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। जब ये अर लग जाए, क्या लग जाए? अर। प्ले मतलब अब प्लेयर में अगर ER लग गया, मतलब अर लग गया, तो प्लेयर हो गया। तो अर लग जाए तो इसका मतलब समझिए उसमें बाला लग जाएगा। तो प्रोड्यूस का मतलब उत्पाद या प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। अब प्रोड्यूसर अगर लग गया तो इसका मतलब उत्पादन करने वाला। उत्पादन करने वाला। तो बताइए कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO और N2O का, सॉरी N2 का, यानी कि नाइट्रोजन का। तो CO का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताइए कि अगर CO2 रहता तो क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा। अगर CO3 रहता, सॉरी CO3 रहता कार्बोनेट होता, लेकिन अगर O3 रहता तब ओजोन। O3 रहता तो O2 रहता तब। बहुत अच्छा। चलिए, तो प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और N2 यानी कि नाइट्रोजन का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये भी प्रश्न बड़ी हल्का है, जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। लिखा है ऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑक्साइड बनाने की क्रिया है ना, क्या बनाने की क्रिया है? ऑक्साइड बनाने की क्रिया। बिल्कुल ऐसे ही बोलिए। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि इसके अंग्रेजी की बात किया जाए तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा कि ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। याद हो गया? ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब प्रोड्यूसर गैस में किस किस गैस का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का। तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत क्या होगा? नाइट्रोजन का संकेत क्या होगा? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, हड्डी और दांत के लिए कौन सा मुख्य संगठन है? कैल्शियम फास्फोरस। बिल्कुल, हड्डी और दांत इस दोनों के लिए आपको जो है कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जरूरी है। तो बताएंगे आप लोग कि कैल्शियम का संकेत क्या होगा? CA। कैल्शियम का क्या होगा? CA। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका कि नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? हमने इससे पहले भी आपको चर्चा किया था कि नमक कहाँ से निकलता है? समुद्र से। समुद्र में से नमक कैसे निकालेगा? ठीक बताया था कि हेल के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हेल के। इसलिए याद रख लीजिएगा कि नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हेलाइट से। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हेलाइट से। नमक आपको हेलाइट से उत्पन्न, मतलब हेल के निकालेंगे ना, तो इसलिए हेलाइट से उत्पन्न होगा। अगर आपसे पूछ दे कि हेलाइट क्या है, नमक तो आप लोग कहिएगा कि यह एक खनिज है। हेलाइट क्या है? एक खनिज है। खनिज है। हेलाइट क्या है? एक खनिज है। खनिज है। अगला प्रश्न है कि जब इस्पात का अंग्रेजी होता है स्टील, जो आप बर्तन यूज करते हैं, तो जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है, समझ में आ गया होगा कि जब आप लोहा को जैसे गर्म नहीं करते हैं, कहाँ पर गर्म करते हैं? आग में। वही कहता है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न बड़ी हल्का है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप किसी चीज़ को गर्म किए और फिर उसको आप क्या किए? ठंडा किए, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? पहले
गर्म किए और ठंडा किए, लेकिन यहाँ पर किसको गर्म और किसको ठंडा किया जा रहा है? इस्पात को। तो बताइए इस्पात का अंग्रेजी क्या होता है? स्टील। तो जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और उसे धीरे धीरे फिर क्या किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनिलन। क्या कहते हैं? तो ऐसा मान लीजिए कि आपको यदि सब्जी बनाने वाला हंसुआ को आपको क्या करना है, उसको तेज करवाना है, तो आप अनिल नाम के व्यक्ति के पास चले जाइएगा और इसके बाद उसको गर्म ठंडा करवा करके उसका जो धार है उसको आप सही करवा लीजिएगा। तो बताइए किसके पास जाइएगा? अनिल के पास ना। तो इसलिए अनिल में 9 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर वर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है, जरा वर्ड पर ध्यान दीजिए। अनिल में 9 जोड़ दीजिए। तो अब बोल के देखिए, अनिलन, अनिलन। ठीक है। तो बताइए कि इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? चलिए, नमक किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? हेलाइड। क्या है? हड्डी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दांत के लिए ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक, उर्वरक का मतलब होता है खाद। तो उर्वरक का मतलब क्या होता है? खाद। खाद समझते हैं ना, जो आप खेती बाड़ी में पौधा को वृद्धि करने के लिए, फसल अच्छा होने के लिए यूज करते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, या उसे ही हम लोग उर्वरक कहते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम लोग फर्टिलाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए एसिड का हिंदी क्या होता है? अम्ल होता है। एसिड का हिंदी क्या होता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होगा? H2SO4 होगा। ठीक है। तो कौन सा उर्वरक है जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? तो वह आपको है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है। कौन सा उर्वरक है जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट। अब देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको जरा समझिए। प्रश्न है कि कौन सा उर्वरक है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? संसाधित मतलब यहाँ पर समझ लीजिए उसको मिलाने से तैयार किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि अमोनियम सल्फेट में किन किन तत्वों का मिश्रण होता है, तो आप ये आसानी से समझ जाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट में किन किन चीजों का मिश्रण होगा? ठीक है। उसी को ऐसे उल्टा दिया है कि किसी उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने पर क्या तैयार किया जाता है? अमोनियम सल्फेट। इतना लंबा कर दिया है तो आप लोग इसको उल्टा याद रखिएगा कि अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए क्या क्या कीजिएगा। अब समझ में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया गैस को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आपको बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए 25 डिग्री सेल्सियस जो है अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, सीधे यही याद रखेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपको बताए थे कि जो व्यक्ति उदास होगा उसको आप क्या कीजिएगा? साथ देंगे। उसको क्या करेंगे? साथ देंगे। तो इसलिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.0। अधिकतर नहीं मिलेगा, वैसे दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग इसका सीधे आंसर याद रखिए 7। क्या याद रखिएगा? तो बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान 7। प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण? अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेडॉन का, यानी कि रेडॉन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी? शून्य। आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, यानी कि रेडॉन गैस जो है इसकी, ये इस प्रश्न को भी आप लोग उल्टा याद कीजिएगा, बस ऐसे देखिए, रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी? शून्य। अगला प्रश्न है आपका, हाँ तो इस प्रश्न को जरा पहले आप समझ लीजिए। इसको आप कैसे याद कीजिएगा? सीधे याद कीजिएगा कि रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 0, यानी कि 0। रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? शून्य। प्रश्न क्या बोल रहे हैं जरा बोलिएगा? रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है?
पूरा प्रश्न आप लोग नहीं बोलते हैं रेडॉन और गैस, इस कारण से ही आप लोग आंसर भूल जाते हैं। तो फिर से बोलिए कि रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? शून्य। प्रश्न बोलिए आप। रेडॉन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? क्या होगी? शून्य। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व जो होगा वह कौन सा होगा? लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम। और इसका संकेत जो होता है वो Li होता है। क्या होता है? Li होता है। ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का जो धात्विक तत्व है, कौन सा तत्व पूछ रहा है? ये जो धात्विक तत्व है ये आपको लिथियम है। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? लिथियम है। अगला प्रश्न है आपका, कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन तथा जल गैस में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा, नाइट्रोजन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नाइट्रोजन एक नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन एक गैस है। क्या है? गैस है। तो देखिए, तो याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? एक कोयला है, पेट्रोलियम है, और ये जो जल गैस है वो किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन का। किसका? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यह एक गैस है। और गैस का अंग्रेजी क्या होता है पता है आप लोग को? GAS गैस। नहीं, सीधे GAS गैस। ठीक है। तो बताइए कि कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। जल गैस क्या है? जीवाश्म है। ठीक है। समझ में कुछ आया? तो आपसे अगर पूछ दे कि जीवाश्म ईंधन की जो आयु ज्ञात की जाती है किस विधि के द्वारा की जाती है? यानी कि यूरेनियम डंटिंग विधि भी उसको कहा जाता है, कार्बन 14 पद्धति भी उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, हम आप लोग को चर्चा किए थे, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है किस क्रिया के तहत? नाभ के संलयन ना, नहीं बताए थे? सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वह किसके तहत निकलती है? नाभ के संलयन के तहत निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम में एक परमाणविक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हीलियम में परमाणविक गैस पूछ रहा है। कौन गैस पूछ रहा है? तो परमाणविक गैस जो है यह एक है, केवल नाइट्रोजन है। क्या है? ये इस प्रश्न को, इस सब को हटा दीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन कैसा गैस है? परमाणविक गैस है। नाइट्रोजन कैसा गैस है? परमाणविक गैस है। और सूर्य से ऊर्जा कैसे उत्सर्जित होती है? सूर्य में कौन कौन सा गैस होता है बताइए? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सुबह के सूरज में कौन सा विटामिन निकलता है? चलिए, रेडियम का आविष्कारक कौन थी? तो आप लोगों ने ही बताया था ना कि रेडियम का आविष्कारक जो है वो मैडम क्यूरी है। ठीक है। रेडियम का आविष्कारक कौन है? देखिए ये आसानी से याद हो जाएगा। बोलिए, रेडियम, मैडम, दोनों वर्ड लगभग में मिलता है। रेडियम, मैडम, रेडियम, मैडम। तो इसी पे याद कर लीजिए, रेडियम, मैडम। यानी कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने किया था? अगला प्रश्न है आपका, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है ना? तो बताएंगे आप लोग कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट। अब बताइए, हीटिंग एलिमेंट आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सभी लोग देखे हैं, सभी लोग यूज भी करते हैं। आप जो कपड़ा आयरन करते हैं उसका नाम क्या है? आयरन नाम है ना। तो उस आयरन में आपको जो कपड़ा गर्म करते हैं तो वो आपका मशीन जो आयरन गर्म होता है, हीट होता है। क्यों होता है हीट? क्योंकि उसके अंदर में लगा हुआ होता है हीटिंग एलिमेंट। क्या लगा हुआ होता है? उसी तरह से आप जो हीटर यूज करते होंगे, खाना बनाने के वाला हीटर, कभी देखे कि ना आप लोग? तो वो हीटर में जो आपको स्प्रिंग लगी हुई होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीटिंग एलिमेंट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? मतलब गर्म करने वाला जो एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है? उसी को कहेंगे। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है कि विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट जो बने होते हैं वह किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है। याद रखिएगा कि
विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछता है कि आयरन जो इस्त्री करने वाला होता है उसका एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। याद रखिएगा आप लोग, किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। अब आपका अगला प्रश्न है, आदर्श गैस से संबंधित है, जिसको हम लोग आइडियल गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, प्रश्न देखिए जरा समझ लीजिए। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है निर्भर करती है वो किस पर? मोल की संख्या पर। समझ लीजिए, ऐसा आप मान लीजिए, याद रखेंगे आप लोग कि आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है? वह आपको मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है ना, किसकी संख्या पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। कौन सी गैस? आदर्श गैस। अच्छा, आदर्श गैस की ऊर्जा जो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। मोल की संख्या पर। अब वैसे ही समझ लीजिए कि आप जो खाना बनाते हैं वो गैस जो खरीदते हैं तो मोल ना खरीदते हैं। जी। तो ऐसा सोच लीजिए कि जब आपका गैस खत्म हो जाएगा तो आदर्श नाम का कोई दुकानदार होगा और उसके पास से आप मोल खरीद करके ले आएंगे। चलिए याद रखिए कि आदर्श गैस की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो किस पर करती है? मोल की संख्या पर। वेरी गुड। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बोलने से एक चीज याद आ गया, बताइए आप लोग कि पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। ठीक है ना, पेट्रोलियम की गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो प्रदर्शित की जाती है वो किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। ये अर्धचांद लगा लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, गलत है। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, दिखाना, शो करना। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है वो किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से। किसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं हम, बताइए? पेट्रोलियम की गुणवत्ता। तो पढ़िए, क्वेश्चन बोलिए कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पाएंगे कि पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है वह आपको किससे प्रदर्शित की जाती ऑक्टेन है? नंबर से। किस नंबर से? ऑक्टेन नंबर से। आप लोग इस प्रश्न को जरा देख करके 2-4 बार फटाफट से पढ़िए। आपका अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, जो कि आप होम साइंस में पढ़े थे। मतलब बताया था ना कि खाद्य पदार्थों को आप जो घर में सुरक्षित रखते हैं, आम है 2020 का और अचार जो है तो 2024 में भी चलता है, 2023 में भी चलता है। आप उसको कैसे सेफ रख लेते हैं, कैसे सुरक्षित रख लेते हैं? इसलिए सुरक्षित रखते हैं क्योंकि उसमें आपको स्वाद उसका कैसा होता है? खट्टा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। खट्टा। बोलने से मेरे मन में पता नहीं ये जीभ में पानी आ रहा है। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए कि खाने वाला जो पदार्थ है उसको जो आप संरक्षण कीजिएगा, संरक्षण मतलब बचा करके रखेंगे, वो कैसे? अम्ल मिला के ना। तो अम्ल में कौन सा अम्ल मिला के? बेंजोइक अम्ल को मिला करके। किस अम्ल को मिला करके? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपको कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? बस इतना याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, किसको बचाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि नाइट्रोजन क्या है? ठीक है। कोयला क्या है? अगला प्रश्न है आपका, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी केंद्रक को उसके सांद्रकों में खंडित करने के लिए अनिवार्य होती है। कहता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी केंद्रक को उसके सांद्रकों में खंडित करने के लिए अनिवार्य होती है। अनिवार्य का अंग्रेजी क्या होता है? कंपलसरी। क्या होता है? आप लोग अपने अपने मार्कशीट पर देखिएगा और एडमिट कार्ड पर लिखा आता है कंपलसरी सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कंपलसरी का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य। मतलब उसमें आपको पास करना अनिवार्य है, वो विषय रखना अनिवार्य है। तो कहता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी केंद्रक को उसके सांद्रकों में खंडित करने के लिए अनिवार्य होती है उसको हम लोग बंधकीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रश्न को आप लोग परीक्षा के दृष्टि से फिलहाल छोड़ देंगे, लेकिन प्रश्न ये अच्छा है। ठीक है ना, प्रश्न ये अच्छा है। अगर याद कर सकते हैं तो इसको आप लोग रट लीजिए। तो बताइए वह न्यूनतम ऊर्जा जो
किसी केंद्रक को किसी केंद्र को उसके सांद्रकों में उसके सांद्रकों में खंडित करने के लिए अनिवार्य होती है। खंडित करने के लिए अनिवार्य होती है। बिल्कुल, तो उसे हम लोग कौन सा ऊर्जा कहते हैं? उसे हम लोग बंधकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आप पहले भी पढ़े हैं, लिखा है रांगा किसका मिश्रण है? रांगा। रांगा मतलब आपको 2-4 बात बताए थे, या तो इसका आंसर आपको टाका भी रह सकता है या शोल्डर, या इसका आंसर आपको शोल्डर भी रह सकता है। ठीक है ना? तो बताइए रांगा कहे, टाका कहे या शोल्डर कहे, तो इसका ट्री क्या बताए थे? सीट। तो देखिए, इसलिए सी से सीसा और टी से तीन। तो बताइए रांगा किसका मिश्रण है? शोल्डर। चलिए, और अब ये बताइए टाका। चलिए, सीसा का ये संकेत क्या होगा? तीन का क्या होगा? SN। तीन का क्या होगा? अगला प्रश्न है, गामा किरण फोटोन छूटने के साथ सूर्य में हीलियम का नाभिक बनाने के लिए नाभिक संयोजित होते हैं। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? जिसके नीचे ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम तापमान आपको जो है वो है -273 देखिए, प्रश्न ऐसा समझिए। एक बात बताइए, आप जो खाना बनाते हैं तो आपका खाना कितना डिग्री पर उबलने लगता है? 100 डिग्री पर। कितना डिग्री पर उबलता है? तो 100 डिग्री से नीचे तो नहीं उबलता है, 100 डिग्री पर ही उबलता है ना। कितना पर उबलता है? 100 डिग्री पर ही उबलता है, उससे नीचे नहीं उबलता है आपका खाना। पहाड़ पर जब आप जाएंगे, पर्वत पर, तो उससे नीचे, हाँ 100 डिग्री से कम नीचे उससे। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है कि कितना डिग्री होगा। एक बात पहले बताते, इसको समझ लिएगा तो ये क्वेश्चन तो समझ में आएगा। अगर आप बिजली में आपका वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता है, देखिए आप जब कभी कभी आपके घर में, अच्छा ये बताइए कि आपके घर का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? 220 होता है वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। अगर मान के चलिए किसी दिन वोल्टेज कम रहता है, आप फैन को चलाएंगे, आपका फैन नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर, ये सॉरी, करंट में जो वोल्टेज है वो बहुत कम है, न्यून है। न्यून मतलब तो कहता है कि ऐसा तापमान आप बताइए जहाँ पर, ऐसा तापमान आप बताइए जहाँ पर जो है सो कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। जैसे फ्रिज है आपका, फ्रिज में किसी वस्तु को रखते हैं तो आपका वस्तु ठंडा होता है ना। तो अगर उस फ्रिज में उस दिन का तापमान अगर आपको -273.15 डिग्री C होगा तो आपको वह वस्तु ठंडा नहीं हो सकता है। मेरा बात समझे कि नहीं आप लोग समझिए, बता दीजिए जरा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है आपका कि कितना न्यूनतम आपको तापमान रहेगा तो कोई चीज़ ठंडा नहीं होगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस। बताइए, ये जो C है, इस C का मतलब क्या होता है? तो बताइए कि कितना डिग्री रहेगा तो आपका खाना जो है ये मतलब कोई भी वस्तु ठंडा नहीं होगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस यदि होगा तो आपका खाना या कोई वस्तु ठंडा नहीं होगा। अब देखिए, ये प्रश्न आपको पहले से ही पता है। कुकिंग गैस, कुक मतलब खाना बनाना, कुक मतलब या खाना पकाना। तो कुकिंग गैस का मतलब क्या हुआ? खाना बनाने वाला गैस। तो बताइए, आप जो खाना बनाते हैं उसी का ना कुकिंग गैस नाम है। तो आप बताइए कि उस गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? आप लोगों को पहले से पता है, ब्यूटेन का। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। ठीक है, वही प्रश्न को ऐसे घुमा करके पूछ रहा है कि कुकिंग गैस में ब्यूटेन होता है तो कितना % होता है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? कितना % होता है? 90% से अधिक। क्या होता है? कितना % होता है? 90% से अधिक। किस गैस में होता है? कुकिंग गैस को और क्या कह सकते हैं? खाना बनाने वाला गैस। क्या कह सकते हैं? और खाना बनाने वाले गैस को और क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में LPG। क्या कहेंगे? LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक बार उंगली पर कर लीजिए आप लोग। LPG, L से लिक्विड, P से G से
तो बताइए कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस को और कौन सा गैस कह सकते हैं? LPG गैस। और क्या कह सकते हैं? कुकिंग गैस। और क्या कह सकते हैं? खाना बनाने वाला गैस। अब आप लोग नहीं ना फंसेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में यदि आप तत्कालीन ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं, किसका उत्पादन करना चाहते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप किसका यूज कीजिएगा बताइए? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, तो बताइए कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करेंगे आप? ग्लूकोज का करेंगे। किसका? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज। क्या यूज कीजिएगा? ग्लूकोज का यूज कीजिएगा। किसके लिए? अगर कोशिका में, ध्यान दीजिए यहाँ पर दो प्रश्न आता है। यहाँ पर तत्कालीन ऊर्जा की अगर बात करें तो आप याद रखिएगा ग्लूकोज को। तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करना हो तो किसका यूज कीजिएगा? अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित देखिए जरा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभी देखिए जैसे पढ़ने में आप लोग भाग लिए हैं ना, पढ़ने में आप लोग भाग लिए हैं ना, तो आप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहेंगे। जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और साथ में ये याद रखिए कि भाग लेने के बाद जो बनता है, जैसे अभी आप लोग भाग लेंगे, आप जो परीक्षा पास करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। हम बताते हैं ना कि फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो उसी को हम लोग हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, विज्ञान में क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो बताइए जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। उसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट का हिंदी क्या होता है? प्रतिफल। क्या होता है? चलिए तो यहाँ प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पादक साइड में किसकी संख्या समान होती है? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है और उसमें आपको अभिकारक साइड, साइड का मतलब समझते हैं? साइड का मतलब होता है, आप जानते हैं, पक्ष। साइड का मतलब पक्ष। साइड का मतलब पक्ष। जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको यहाँ से समझ लीजिएगा। आप लोग मैथमेटिक्स बनाते होंगे, बराबर से इधर जो हुआ कौन पक्ष हुआ? बायां पक्ष हुआ। मतलब जिधर आपका दहिना है उधर दहिना, जिधर बायां है उधर बायां। तो बराबर से इधर सोचिए जरा आप लोग, ये मेरा बायां है ना, तो ये बायां पक्ष हुआ। ये क्या है? दायां है। तो साइड जो होता है ना, कहते हैं आप लोग LHS, RHS। तो RHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो साइड का मतलब होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष। साइड का मतलब क्या होता है? पक्ष। तो अगर दोनों ओर, अगर कोई समीकरण संतुलित है, कोई भी समीकरण क्या है? संतुलित रहता है ना, तो दोनों ओर कहता है कि किसकी संख्या समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर C जो है, यानी कि कार्बन जो है, यहाँ पर अणु कितना है? 1 नहीं, कुछ है तो 1 है। और यहाँ पर O कितना है? 2 है। अब इधर देखिए C कितना है? 1। इधर O कितना है? 2। तो क्या दोनों बगल अणु की संख्या बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो वही बात, आप अलग अलग है, बराबर है, अलग अलग। अरे भाई साहब, ये तो अणु की संख्या पूछ रहा है आपको। ये बनावट आप लोग मत देखिए। C+O2 को मिला के CO2 बना ना, तो यहाँ पर C क्या गो है? 1। यहाँ C क्या गो है? 1। यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है, तो बराबर ना हुआ। दोनों साइड, दोनों पक्ष बराबर है ना। तो जब दोनों पक्ष बराबर होता है तो कहता है कि इसमें किसकी संख्या बराबर होती है? मतलब ये जो 2 है, आप जो 2 देख रहे हैं O2 में लगा हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको अणु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अणु। तो बस उसी से याद रख लीजिए कि दोनों ओर क्या बराबर रहेगा? अणु की संख्या बराबर रहेगा। अगर कहेगा क्वेश्चन कि असंतुलित समीकरण में अगर दोनों साइड बराबर नहीं हो तो क्या बराबर नहीं होगा? अणु बराबर नहीं होगा। अगर दोनों बराबर हो मतलब संतुलित समीकरण हो तो उसमें क्या बराबर होगा? बात समझ में आया अब? ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड, अभिकारक हमेशा बायां साइड में रहता है, जो भाग लेता है। जैसे देखिए इसमें CO2 बनाने में कौन कौन भाग लिया है? C+O2 भाग लिया है। तो जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रोडक्ट। और उत्पाद बताए थे कि नहीं? तो यहाँ पर उत्पादक लिख दिया, गलत लिखा है, उत्पाद होगा। ठीक है, उत्पाद साइड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ओर क्या बराबर होगा? अगर आपसे पूछ दे कि H2+O ये मिला करके बन गया आपको H2O, क्या मिला करके क्या बना जाता है बताइए? अगर आप अब यहाँ पर जरा प्रश्न को देखिए
यहाँ जो है बायां साइड में जो है आपको भाग क्या सब लिया है? H2+O। भाग कौन सा लिया है? तो जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसको हम लोग अभिकारक साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक साइड कहेंगे। और अभिकारक साइड हमेशा जो रहता है ना वो बायां पक्ष में होता है। किधर होता है? तो देखिए ये बायां पक्ष में है ना H2 और +O, और ये जो सब बन गया है वो बना क्या? H2O बना। तो H2O क्या हो गया? उत्पाद हो गया। H2O क्या हुआ? उत्पाद हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। नहीं समझ में आया अभी भी? अगर आपसे पूछेगा कि इस समीकरण में अणु बराबर है जी तो कहिएगा बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इधर भी H में अणु कितना है? 2 है, इधर भी H में 2 है, इधर भी O में 1 है, इधर भी O में 1 है। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बराबर होगा? असंतुलित समीकरण में क्या नहीं बराबर होगा? चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया कि कांसा, और कांसा का मतलब आपको बताए थे। कांसा जो है आपको ये भी वही बात है सोल्डर वाला। तांबा और टीन, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। कांसा जो है एक मिश्र धातु है और यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। मतलब ऐसा सोच लीजिए कि आप कान में जो पहनिएगा ना कनौसी, ठीक है, तो कांसा जो पहनिएगा मतलब कि कांसा का पहनेगा, और कांसा किस किस का मिश्रण होगा? तो एक याद रखिएगा तांबा, मतलब अपने कान में हम क्या लगाएंगे? और दूसरा क्या लगाएंगे? तो आप किसी तरह से याद रख लीजिए कि कांसा मिश्र धातु में क्या क्या चीज का मिलावट होगा। तांबा को संकेत के माध्यम से क्या कहते हैं और टीन को क्या कहते हैं? तो बताइए कि कांसा जो मिश्र धातु है वो किसका मिश्र धातु है? चलिए अब जरा आइए, उससे पहले एक प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में। तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। किसी तत्व का, ये कट कर दीजिए, परमाणु द्रव्यमान किसमें व्यक्त किए जाते हैं? बस इतना ही बात याद रखिए कि परमाणु द्रव्यमान किसमें ज्ञात किए जाते हैं? परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है आपका, प्रोपेन, एथेन, पेंटेन, ब्यूटेन में कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना याद रखिए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है। द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी से जरा बता दीजिए। लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पेंटेन। बस इतना याद रखिएगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है तो क्या होगा? पेंटेन हो जाएगा। कोष्ठ ताप पर द्रव क्या है? पेंटेन है। बताइए इसको, प्रश्न को पढ़िए आप लोग, तो 4 बार फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक लाल तप्त स्थिति, कैसा स्थिति बता रहा है? क्वेश्चन पढ़ने से समझ में कुछ आया होगा। इससे पहले भी ये प्रश्न हुआ है। एक लाल तप्त स्थिति मतलब जैसे कि कोई लोहा को आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति की बात हो रही है। 800 डिग्री के ऊपर में एक कठोर स्टील तप्त किया जाता है, फिर तंतु उसे ठंडा पानी या तेल में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से स्टील में कौन सा गुणधर्म मिल जाता है? अच्छा, ये प्रश्न सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जब आप किसी लोहार के पास जाते हैं तो वह आपके सामान को तेज करने के लिए पहले आपको उसको पीट देता है, सॉरी गर्म करता है। गर्म करके फिर उसको आपको पीट देता है, पतला करता है। पतला करने को साइंस में क्या कहा जाता है? अघात वर्ध, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? या उसको तन्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। क्या बोलिएगा? तो जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं, पीटने के बाद फिर पुनः उसको पानी में डाल देते हैं, तो इससे उसके अंदर कौन सा गुण आता है वो पूछा है। कठोरता आता है। बैक के क्लास में ये प्रश्न हुआ था। आइए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, समान मोलेकुलर फॉर्मूला, जरा बोलिएगा। समान मोलेकुलर फॉर्मूला एवं भिन्न संरचना सूत्र वाले विभिन्न यौगिक हैं तो आइसोमर उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, समान मोलेकुलर फार्मूला, यदि मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा? समान होगा और उसका संरचना क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। जरा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में बच्चा फंसता है। जरा ध्यान दीजिए, मोलेकुलर फार्मूला क्या है? समान है, संरचना क्या है? अलग 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 है।
क्या समान है और क्या अलग है बताइए। मोलिकुलर फार्मूला समान है, संरचना मतलब बनावट उसका अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। इसको क्या कहेंगे? देखिए मोलिकुलर फार्मूला आपको समान है, ठीक है, संरचना उसका अलग अलग है। हमने कोई काम दिया आप सभी लोगों को, सबको मोल खरीद के सामान दिए, लेकिन कोई अच्छा बना दिया, कोई खराब बना दिया। तो जो खराब बना दिया ना उसको क्या करेंगे? मानवे करेंगे ना। तो हम लोग बोलेंगे कि आय एकरा मानवे कर। बात समझ में आ रहा है? इसलिए समान मोलिकुलर फार्मूला मतलब कि मोलिकुलर फार्मूला समान हो, और इसको ऐसे पढ़िएगा आप लोग कि मोलिकुलर फार्मूला समान हो और संरचना क्या हो? संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग हो। तो उसको हम लोग जब संरचना उसका बनावट अलग अलग हो जाएगा क्या करेंगे? उसको मारेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कैसे अपने भाषा में? आय एकरा मानवे कर पे। तो इसलिए आय से याद रख लीजिएगा, आइसोमर। आइसोमर। तो बताइए कि आइसोमर किसे कहते हैं? तो इसको ऐसे बोलिए, यदि मोलिकुलर फार्मूला समान हो और संरचना सूत्र उसे हम लोग एक बार फिर से बताइए आप लोग पढ़ के। और संरचना सूत्र भिन्न हो अर्थात अलग अलग हो तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आज का बस यहीं तक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।